हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश की पॉन्स सीरीज देखेंगे। इसमें हम शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन देख रहे थे, तो चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 9। इसके पहले हम पार्ट नंबर 8 तक कर चुके हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन है इस पे, हाउ पोएट्री डिफरेंट फ्रॉम प्रोज। तो दोस्तों यहाँ पे किस तरह से जो पद्य होता है वो गद्य से भिन्न होता है। यहाँ पे चलिए देखते हैं, poetry moves in different dimension than that of prose। पद्य गद्य की अपेक्षा अलग फार्मूले पर चलती है। प्रोज कैन बी कंपेयर्ड टू वॉकिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, गेटिंग द वर्ड्स डेली वर्क डन। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, गद्य की तुलना हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने और पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक दिन होने वाले कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। एक तरह से उस तुलना हम जो भी पृथ्वी पर डेली के कार्य हो रहे हैं उससे कर सकते हैं कि किस तरह से जो भी गद्य में एक तरह से यहाँ पर प्रत्येक कार्य का ब्यौरा होता है। यहाँ पे कोई इमेजिनेटिव पावर नहीं होती है गद्य में। अब यहाँ पर हम देखें, poetry may be compared to dancing rising above the surface of the earth, getting a fuller view of its reality। और पद्य की तुलना हम विचारों की वास्तविकता जो पृथ्वी पर जन्म लेती है, एक तरह से यहाँ पर जो भी विचार होते हैं उस तरह से वास्तविक तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कल्पनाएं भी होती हैं, और साथ ही जो विचार होते हैं वो कहीं ना कहीं डांसिंग राइजिंग से संबंधित हो सकते हैं। और यहाँ पर हम बात करें तो पद्य पृथ्वी पर उत्पन्न उन विचारों से है जो गतिमान और वास्तविक अवस्था में भी हैं और काल्पनिक भी हो सकती हैं, क्योंकि दोस्तों पद्य में जो पोएट होता है कहीं ना कहीं अपनी इमेजिनेशन पावर का भी इस्तेमाल करता है। कुछ कविताओं में उसकी इमेजिनेशन पावर भी होती है, कुछ कविताओं में उसकी रियलिटी भी लिखता है कि जो भी हमारे आसपास की प्राकृतिक चीज़ें हैं उसके विषय में। तो यहाँ पर हम देखें आगे, अगेन वन क्वालिटी ऑफ द वर्स इज दैट स्टिक्स इन द मेमोरी एंड एनी पीस ऑफ करेक्ट इंग्लिश विच रिमेन इन द लर्नर हैड इन श्योरली अ वैल्यूएबल एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। सो इट इज एन अनकॉन्शियस एंड इंटरेस्टिंग वे टू लर्निंग लैंग्वेज। इट कैन बी यूज्ड एज एन एड टू टीच स्पोकन इंग्लिश। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, गद्य का महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह भाषा सीखने वाले के मस्तिष्क में यादगार होता है। तो दोस्तों जो भी लैंग्वेज लर्नर है वो एक तरह से जो भी गद्य के माध्यम से सीखता है, एक तरह से जो भी वो यहाँ पे एक राइटर ने जो भी अपनी अनुभव के माध्यम से जो कहानियाँ लिखी हैं वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में स्थिर हो जाती हैं। इसलिए यह अचेतन है और भाषा सीखने का बहुत ही रुचिकर तरीका होता है। जो गद्य होता है वो बहुत ही रुचिकर तरीका होता है, क्योंकि यहाँ पर जो राइटर है वो बहुत ही सही उच्चारित शब्दों का प्रयोग करता है। वहीं अगर हम बात करें पद्य की, तो पद्य पाठ्यक्रम को गर्मजोशी और मानवतापूर्ण बनाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर देखिए, इंक्लूजन ऑफ पोएट्री मेक्स द सिलेबस वार्म एंड ह्यूमन, द रिमेन ड्राई एंड चिल अदरवाइज। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, जो गद्य है, गद्य में जो भाषा सीखना होता है बहुत ही रुचिकर होता है, क्योंकि वहाँ पर जो राइटर होता है वो अपने वास्तविक अनुभव को उस गद्य के माध्यम से जो भी पाठक होते हैं उनके सामने परोसता है। और साथ ही अगर हम बात करें पद्य की, तो पद्य में पाठ्यक्रम को बहुत ही गर्मजोशी और मानवतापूर्ण रखा जाता है, जिससे कि जो भी पद्य को पढ़ने वाले होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के पढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों डिफरेंस ये होता है कि जो पोएट्री होती है उसमें एक एक लाइन की बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, लेकिन जो गद्य होता है वो सीधी तरीके से भी होता है और उसमें जो लर्नर होता है वो अलग अलग वर्ड्स को बहुत अच्छे ढंग से सीख पाता है, बोल पाता है। तो ये सारे डिफरेंसेस होते हैं गद्य और पद्य में। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन हो चुका है। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 39, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री। अब यहाँ पर हमें
के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के विषय में देखना है, क्या उद्देश्य के विषय में हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं आंसर नंबर 39। एक्चुअली पोएट्री टीचिंग शुड बी ए प्रोसेस ऑफ जॉय। तो दोस्तों इसके पहले जो क्वेश्चन था प्रोज और पोएट्री से संबंधित है यहाँ पे, लेकिन हमें पोएट्री के विषय में ही देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि पोएट्री में क्या क्या चीज़ें और आप अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रोज और पोएट्री में क्या क्या डिफरेंसेस देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए देखते हैं। एक्चुअली पोएट्री टीचिंग शुड बी ए प्रोसेस ऑफ जॉय। वास्तव में जो पद्य होता है वो आनंद की प्रक्रिया में पढ़ाया जाना चाहिए। एक तरह से जो यहाँ पे शिक्षक होता है वो किस तरह से एटमॉस्फेयर क्रिएट करे जिससे कि वो छात्र हैं वो पोएट्री से खुद को अटैच कर पाएँ और एक तरह से वो उसमें आनंद का अनुभव कर पाएँ। द टीचर शुड फील द जॉय एंड कम्युनिकेट टू हिज पीपल। शिक्षक को आनंद का अनुभव करना चाहिए और अपने छात्रों को जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। एक तरह से यहाँ पर कम्युनिकेट टू हिज पीपल्स, किस तरह से अपने छात्रों को अपने जो भी पोएम है उसके माध्यम से छात्रों को कंसंट्रेट करे, किस तरह से उन्हें समझाने का प्रयत्न करे। तो ये सारी चीज़ें एक शिक्षक के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं कि किस तरह से वो अपने छात्रों को कनेक्ट कर पाता है। यहाँ पर हम देखें फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट शुड बी एन एक्टिविटी। शुरुआत में यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ या कुछ क्रियाएं होनी चाहिए। तो एक तरह से यहाँ पर बात करें हम तो जो शिक्षक है वो किस तरह से पोएट्री को पढ़ाए जिससे कि छात्र यहाँ पर इंजॉय लेकर के पढ़ें और साथ ही इंजॉय करें, एक तरह से हम कह सकते हैं। और साथ ही वहाँ पर एक्टिविटी के माध्यम से शिक्षक उन्हें पोएम की शुरुआत करे। वाइल डिसाइडिंग द ऑब्जेक्ट वी शुड नॉट बी वेरी एम्बियस एंड आइडियलिस्टिक बिकॉज ऑफ लिमिटेड लिंग्विस्टिक एक्सपीरियंस। विषय का निर्णय करते समय हमें बहुत महत्वाकांक्षी और आदर्शवादी नहीं होना चाहिए क्योंकि सीमित भाषा ज्ञान का अनुभव होता है। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट का चूज करना है, जो भी शिक्षक अपने छात्रों को पोएट्री के माध्यम से पढ़ाने जा रहा है तो वहाँ पर जो पढ़ाने का तरीका होना चाहिए वो एक तरह से बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा आदर्शवादी नहीं होना चाहिए। एक तरह से यहाँ पे जो शिक्षक है कि दोस्तों हम अपनी कक्षा के सामने बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकते, हम डांस नहीं कर सकते। तो एक तरह से यहाँ पर शिक्षक को बच्चों के सामने अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि वो पोएट्री को बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर कर पाएँ, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाएँ। तो इसके लिए जो भाषा का ज्ञान का अनुभव होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है एक शिक्षक के लिए। और साथ ही यहाँ पर जब वो अपने एक्टिविटी के माध्यम से अपने छात्रों को सिखाएगा तो जो भाषा का ज्ञान है वो सीमित नहीं होगा, वो एक तरह से वो चीज़ों को और अच्छे ढंग से सीख पाएंगे। क्लियर? एज इट इज सेड दैट जनरल पोएट्री कैन कम्युनिकेट बिफोर इट इज अंडरस्टूड एंड पोएट्री बिगिंस विथ डिलाइट एंड इंड्स इन विजडम। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, ऐसा कहा जाता है कि पद्य को समझने से पहले ही हम बातचीत कर सकते हैं और पद्य की शुरुआत खुशी से और अंत बुद्धिमत्ता से होना चाहिए। तो दोस्तों जो पद्य होता है उसकी एक लाइन में उसकी बहुत सारी मीनिंग होती है। तो एक तरह से यहाँ पर एक शिक्षक का अपना पढ़ाने का वे किस तरह का है, वो किस तरह की मेथड का प्रयोग कर रहा है, किस तरह से अपने छात्रों को समझा रहा है कि वो चीज़ों को और अच्छे ढंग से समझें। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि पद्य की शुरुआत एक तरह से खुशहाली के साथ होना चाहिए। एक तरह से यहाँ पर ऐसा माहौल क्रिएट होना चाहिए जिससे कि छात्र एक्साइटेड होकर के रुचि लेकर के पोएट्री को पढ़ें और साथ ही जो उसका अंत हो वो बुद्धिमत्तापूर्ण हो। एक तरह से दोस्तों जब आप यहाँ पर अगर हम बात करें जॉन मिल्टन के ऑन हिज ब्लाइंडनेस की या फिर हम बात करें ट्रू ब्यूटी की, तो यहाँ पर जॉन किट्स की, तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस में कि यहाँ पर किस तरह से जो व्यक्ति है एक तरह से वो ईश्वर के हाथ की कठपुतली है कि जो ईश्वर उसको जिस तरह का जीवन दे उसी तरह का उसको रहना पड़ता है। और ईश्वर के पास तो बहुत सारे देवदूत हैं, उनके एक ही इशारे पर उनके हजारों देवदूत उनके लिए तैयार रहते हैं हमेशा। तो दोस्तों इसी तरह से अगर हम बात करें ट्रू ब्यूटी की, तो दोस्तों जो
ट्रू ब्यूटी को अगर सच्चे तरीके से एक शिक्षक समझाता है अपने छात्रों को, तो कहीं ना कहीं जो मन की सुंदरता होती है वो तन की सुंदरता से कहीं ज़्यादा बेहतर होती है। ये सारी चीज़ें तो दोस्तों एक तरह से यहाँ पर शिक्षक की अपनी समझ की बात है कि वो अपने छात्रों को किस वे में अच्छे ढंग से समझा सकता है। क्लियर। अब हम देखें यहाँ पर, सो देयर कैन बी 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पोएट्री के 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। पहला देखते हैं, इसमें पहला क्या है, टू हेल्प द लर्नर टू एंजॉय द पोएम। पोएट्री इज फॉर प्लेजर बट एंजॉयमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों पहला क्या कह रहा है कि यह सीखने वाले को कविता को आनंद लेने में सहायता करती है। तो दोस्तों जो लर्नर होता है वो कविता को किस तरह से सीखे, किस तरह से उसको एंजॉय करे, और साथ ही यहाँ पर हम बात करें तो पद्य जो है होता है वो आनंद के लिए है, लेकिन बिना समझ के आनंद संभव नहीं है। तो जो पद्य होता है एक तरह से हमारे अंदर एक बहुत ही ज़्यादा उत्साह की अनुभूति कराता है कि जो चीज़ें हम बहुत ही कम मीनिंग में बहुत अच्छे ढंग से जान सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये अंडरस्टैंडिंग की बात होती है कि जो लर्नर है वो कितने अच्छे ढंग से उसको समझ रहा है, क्योंकि बिना अंडरस्टैंडिंग के वो उस चीज़ का आनंद नहीं ले सकता है। क्लियर। अब हम देखें नंबर 2 पर है, सो टू हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल एंड द डिटेल्ड मीनिंग ऑफ द पोएम। पद्य का उद्देश्य होता है कि सहायता करे पद्य का अर्थ और उसके सारांश को समझने में। तो दोस्तों इसका दूसरा उद्देश्य क्या होता है कि जो भी लर्नर है वो अपनी समझ को विकसित करके जो भी उसका सारांश है उसको समझे। क्लियर। यहाँ पर नंबर 3 पर हम देख, द गाइड द लर्निंग इन अप्रिसिएटिंग द आइडिया, द म्यूजिक एंड द ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज। भाषा की सुंदरता, संगीत और विचारों को सुनने और सीखने में मार्गदर्शन करे। इसका तीसरा उद्देश्य क्या होता है कि जो भी भाषा है उसकी सुंदरता क्या है। एक तरह से दोस्तों जो पोएट्री होती है ना वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लैंग्वेज लिटरेचर से संबंधित होती है। तो जब छात्र इस पोएट्री को पढ़ेगा तो वो उस चीज़ों का आनंद लेगा, तो जिसकी वजह से वो लैंग्वेज लिटरेचर की तरफ आकर्षित होगा। तो एक तरह से उसकी सुंदरता और उसके संगीत और विचार को सुनने और सीखने में मार्गदर्शन करता है। ये इसका पोएट्री का जो ऑब्जेक्टिव्स होता है, एक तरह से इसके ये 3 उद्देश्य ये होते हैं मेन, कि किस तरह से जो लर्नर है उसको लैंग्वेज की जो भी लिटरेचर एक तरह से किस तरह से उसको समझाने में मदद करे। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज रिदम। तो दोस्तों रिदम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंग्लिश स्पीच। इंग्लिश स्पीच में अगर हम बात करें अंग्रेजी में रिदम यानी कि लय एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग है। अंग्रेजी में अगर यहाँ पर हम अंग्रेजी लैंग्वेज की बात करें, अगर हम अदर लैंग्वेज की भी बात करें तो प्रत्येक लैंग्वेज का अपना रिदम होता है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है तो इंग्लिश लैंग्वेज में रिदम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो लय होता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर हम देखें, इन इंग्लिश स्पीच द accented syllables have the tendency to occur at regular interval of time। accented syllables का मतलब होता है चिन्ह शब्दांश। तो अंग्रेजी में प्रत्येक शब्दांश की कुछ ध्वनि, चिन्ह और प्रवृत्ति होती है जो नियमित रूप से समय अंतराल पर होते हैं। तो दोस्तों अलग अलग यहाँ पर हम बात करें अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी में प्रत्येक शब्द की कुछ ध्वनियाँ होती हैं, कुछ चिन्ह होते हैं, कुछ प्रवृत्ति होती है। उसी के नियम पर ही हम उन्हें समझ सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं। क्लियर। टू मेंटेन द रिदम वीक फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल वर्ड आर यूज्ड। सपोज देयर आर मेनी अनएक्सेप्टेड syllables between two accented syllables, the unaccented syllables will be said quickly। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें संरचनात्मक शब्द जहाँ कमजोर होते हैं वहाँ पर रिदम से बनाया जाता है। तो दोस्तों जो रिदम होता है वो जो भी
सेंटेंस होते हैं, जो भी सब वर्ड्स होते हैं, उनके जो भी रचनाएं होती हैं, एक तरह से उनकी रचनाओं में जहाँ भी कुछ भी कमियां होती हैं उसको रिदम के माध्यम से कंप्लीट किया जाता है। क्लियर? कि किस तरह से जो सेंटेंस है उसको एक रिदम में लाया जाए, उसके लिए उसको किस तरह से उसको सही वे में पढ़ा जाए, उसके लिए रिदम की आवश्यकता होती है, कह सकते हैं। क्लियर? मान लेते हैं कि उच्चारित चिन्ह शब्दांशों के बीच दो उच्चारित चिन्ह शब्दांश हैं। ठीक, जो भी यहाँ पे अनएक्सेप्टेड सिलेबस हैं उनके बीच दो उच्चारित चिन्ह शब्दांश हैं, तो अउच्चारित चिन्ह शब्दांश जल्दी बोले जाएंगे। तो दोस्तों जो भी उच्चारित नहीं हो रहे हैं वो जल्दी बोले जाएंगे। यहाँ पे आप नीचे जब इसका उदाहरण देखेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि किस तरह से जो उच्चारित नहीं हो रहे हैं वो जल्दी कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन जो उच्चारित हो रहे हैं उनको बोलने में समय लग रहा है। क्लियर? वी डजंट से, यहाँ पर देखिए डजंट, जैसे यहाँ पर हम डजंट को क्या लिखते हैं? डज नॉट। तो ये डज नॉट पढ़ने में हमें समय लग रहा है, लेकिन डजंट पढ़ने में समय नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर जो चिन्ह प्रयोग किए जा रहे हैं, यहाँ पर एन की बात एपॉस्ट्रोफी करके फिर टी लिखा है, तो इस रिदम की वजह से ही, इस चिन्ह की वजह से ही यहाँ पर इसमें समय कम लग रहा है। क्लियर? यहाँ पर देखिए गोपाल हैड बीन बीटन क्रूएली, तो जहाँ पर आपको ये चिन्ह दिख रहे हैं वो जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं उसको। इंस्टेड वी से गोपाल हैड बीन बीटन क्रूएली। तो दोस्तों जहाँ पर भी आपको चिन्ह दिखेंगे वो चिन्ह यानी कि वो जो उच्चारित चिन्ह है एक तरह से, वो उनको जल्दी कंप्लीट करते हैं, उनको बोलने में जल्दी कंप्लीट करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर हम देखें, टू मेंटेन द रिदम वी विल यूज द वीक फॉर्म ऑफ हैड एंड बीन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए रिदम इसीलिए प्रयोग किया गया है जहाँ पर उसको मेंटेन द फॉर्म, जो भी बोलने का सेंटेंस का जो भी तरीका है उसको मेंटेन करने के लिए ही रिदम का प्रयोग किया जा रहा है। अब यहाँ पर आपका ये हो चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। राइट द 21 to 30 फिगर्स इन वर्ड्स। फिगर्स यहाँ पे 21 से लेकर के 30 तक फिगर्स इन वर्ड्स यानी कि शब्दों में लिखना है। यहाँ देखिए 21 है तो 21 को स्पेलिंग सहित लिखा गया, 22 है तो 22 को स्पेलिंग सहित लिखा गया, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर फिगर्स इन वर्ड्स में लिखे गए हैं। तो दोस्तों इस पार्ट में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी तरह से आप अपनी मेहनत करिए और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत करिए और अच्छे मार्क्स लाइए, जिससे कि एग्ज़ाम में हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।